हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 21 सितंबर और आज मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। तो विश्व शांति दिवस की भी शुभकामनाएं। 21 सितंबर के करंट अफेयर को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर पसंद आएगी वीडियो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन सेक्शन से। उसके बाद हम लोग डिटेल करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल का रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत सरकार ने 2028 तक 20 टन वजन का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। इसके अलावा सितंबर 2024 में अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा कि सेना के अधिकारियों को 60 दिनों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट घोषित किया जा रहा है। इसको ऐसी शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के एलसीएस तेजस विमान को संचालन करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है मोहना सिंह। इसके अलावा जॉर्डन ने जफर हसन को बनाया नया प्रधानमंत्री। विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और कैबिनेट ने पीएम आशा, जिसकी शुरुआत 2018 सितंबर में की गई थी, इसको आगे भी कंटिन्यू करने की मंजूरी दे दी है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी आईसीसी ने पुरुष और महिला विश्व कप में समान धनराशि वाले पुरस्कार प्राइज मनी रखने की घोषणा की है। फ्रांस में वर्ल्ड स्किल लियोन आयोजित किया गया। भारत ने टोटल 16 मेडल जीते और 23वां राष्ट्रमंडल खेल या कहें कॉमनवेल्थ गेम्स अब ग्लासगो में स्कॉटलैंड में होगा, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। ठीक है ना? अब इसकी क्विज और पीडीएफ अगर नहीं सॉल्व किए हो तो जाकर के एमजेटी ऐप पर सॉल्व कर लेना। डेली, वीकली, मंथली सबकी क्विज वगैरह सब कुछ फ्री में आती है। फ्री क्विज और फ्री पीडीएफ के लिए आप एमजेटी ऐप का रुख कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर यानी कि आज मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस दुनिया भर में शांति की स्थापना के लिए। शांति कैसा? चुप रहने वाली शांति नहीं है ये। शांति मतलब कि शांति सद्भावना वाली, जो आपको आज के टाइम पर बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। इजराइल, हमास, इजराइल और हिजबुल्लाह ये सब लड़ रहे हैं अभी। इसके अलावा ईरान भी बीच में आ जाता है, मतलब इधर मध्य एशिया में पूरा ये फैला हुआ है। इसके अलावा अभी रसिया यूक्रेन का देख लो, इनका मचा हुआ है अलग ही अपना। भारत चाइना भी कभी कभी हो जाता है और भारत में तो आप जानते हो जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। इसके अलावा अभी बगल में बांग्लादेश देख लो, यहाँ भी टेंशन बनी हुई है, पूरा सैन्य तख्ता पलट हुआ। श्रीलंका अभी जूझा ही हुआ है थोड़ा सा। मालदीव और इंडिया के रिलेशन और चाइना के रिलेशन, ये पूरा त्रिकोणीय श्रृंखला बनी हुई है, होड़ मची हुई है। तो ऐसा मतलब पूरे विश्व भर में ना कहीं टेंशन बनी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक स्थापित किया गया था संस्था, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जो आज के टाइम पर विकलांग हुआ पड़ा हुआ है। कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी कहीं युद्ध लड़ रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं, इसके पास कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि जान रहा है इसका कोई बस का है नहीं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है शांति और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, जो कि हो नहीं रहा। 1982 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार की थीम है कल्टीवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस। क्या है? कल्टीवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस। इंपॉर्टेंट थीम है, थीम आप याद रखना। चलिए, ये प्रमुख दिवस हैं सितंबर महीने में अभी तक आए हुए, आज रिवीजन करेंगे। तो देखिए, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 5 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। 7 को ही अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और 8 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने इसरो के किस मिशन को लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, अभी केंद्रीय कैबिनेट ने इसरो के 3 मिशन को मंजूरी दी है, जिनमें से एक तो मैं कल ही आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी आज रिवाइज करवाऊंगा। तीनों एक साथ मंजूरी मिली है। किसे किसे? एक तो चंद्रयान 4 के लिए मंजूरी मिल गई है, बजट अलॉट किया गया है। वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी मिल गई है, वीनस मतलब शुक्र, तो शुक्र ग्रह के ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस स्थापित करने को मंजूरी मिल गई है। कल हम लोगों ने बीएएस के बारे में पढ़ा था। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर ऑप्शन आप लगा दोगे, डी ऑप्शन। तो एक एक करके जानते हैं। इसरो के इन 3 मिशन को अभी मंजूरी मिली है, मतलब कि बजट अलॉट किया गया है। तो
मंजूरी मिलने का मतलब कि उसके लिए खर्चा कितना है उसको सैंक्शन कर देना कि ठीक है इतना पैसा हम देंगे। तो इसरो का ये जो मिशन है आने वाले आगामी वर्षों में देखने को मिलेगा, जिनमें से 2 प्रमुख तो 2028 में लॉन्च किए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा इसकी डेट की एग्जैक्टली पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन 2028 में लॉन्च किए जाएंगे। चंद्रयान 4 की मिशन के लिए बजट अलॉट किया गया है 2104 करोड़ रुपए। ये इस बार देखो क्या करेगा, वहां से सैंपल लेकर आएगा। अभी हम लोगों ने चंद्रयान 3 मतलब 3 चंद्रयान लॉन्च किए, उसमें पहले वाले में ऑर्बिट कराए, ऑर्बिटर था, दूसरा वाला लैंड करा रहे थे लेकिन सही से लैंड नहीं हो पाया, तो तीसरा वाला सही से लैंड हुआ। तो अब वहां पर लैंड तक करा चुके हैं, अब की बार क्या करना है, सिर्फ लैंड कराना नहीं मकसद है, लैंड कराकर वहां से सैंपल लेकर भारत पर पृथ्वी पर भी आना, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको कराया जाएगा इस बार चंद्रयान 4 में। वीनस ऑर्बिटर मिशन ये ऑर्बिट करेगा शुक्र ग्रह पर जाकर के, ये ऑर्बिट करेगा शुक्र ग्रह के चारों ओर, ठीक है, 2028 में से लॉन्च किया जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, ये 20 टन वजन का 400 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट, ध्यान रखना 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में पिछले की निचली कक्षा में पृथ्वी की ये जाएगा, काम करेगा और ऑर्बिट करेगा भारत का और पृथ्वी का। पीएम मोदी ने कहा है इसको कि ये ऐतिहासिक निर्णय है, और इन्होंने 2 और क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए, क्या क्या, कि भैया 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये इस बनने की दिशा में अग्रसर है। अब इसको लेकर कल एक लोग कमेंट किए थे, आप में से एक स्टूडेंट, कि सर बताइए जब 2028 को लॉन्च हो रहा है, आपने पहले बताया था कि 2035 में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन रखेगा। बिल्कुल 2035 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा अपना अंतरिक्ष स्टेशन, लेकिन उसका पहला मॉड्यूल जो है ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा। समझ में आई बात, 2035 तक लग जाएंगे बनने में, उसको वहां पर जाकर असेंबल होंगे, धीरे धीरे मॉड्यूल यहाँ पर समय समय पर भेजे जाते रहेंगे और वो जाकर वहां पर कनेक्ट करके तब जाकर रूम तैयार होगा, ठीक। उसके बाद 2040 तक अपना लक्ष्य है कि मानव युक्त चंद्र मिशन, ठीक है, मतलब कि चंद्रमा पर आदमी को उतारना, वो भी भारतीय को। तो ये 2 अपना लक्ष्य है, इसको कई बार मैं वैसे बता भी चुका हूँ वीडियो में, लेकिन आज फिर से सुन लो, ये पूरा पेज लो जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसरो के अंतरिक्ष मिशन पर अभी मैंने वीडियो दी हुई है रिसेंटली, उसको जरूर देखना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में 19वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 19वां दिव्य कला मेला दोस्तों विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। दिव्य कला मेला क्या होता है, समय समय पर इसको मैं बताता रहता हूँ, लगभग हर महीने ही आयोजित किया जा रहा है। तो अभी 17वां उड़ीसा में किया गया था। तो देखो, दिव्य कला मेला जो दिव्यांग पर्सन होते हैं ना, उनके लिए होता है, उनको एक मंच प्रदान करता है जिससे वो अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक दिव्य कला मेला के थ्रू एक बाजार जनरेट की जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। तो ये टेम्पोररी जो बाजार होती है, समय समय पर अलग अलग जगह होती है दिव्य कला मेला के रूप में। तो ऐसा ही ये 19वां दिव्य कला मेला इस बार हो रहा है। इसमें दिव्यांग जो जन हैं उनको लोन वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो अपना कुछ और बड़ा कर सकें। अगर वो अपना स्टार्टअप का या अपना जो भी कुछ कर रहे हैं उसको शोकेस करते हैं आकर, तो उस पर फंडिंग भी जनरेट कर पाते हैं। तो 19 से 29 सितंबर तक विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इसे 2022 में शुरू किया गया था और लगभग हर महीने एक आयोजन किया जाता है, ठीक है ना, हर महीने। चलिए अगला, हाल ही में WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया? दुनिया का पहला देश बन गया है जॉर्डन, जहां पर कुष्ठ रोग है ही नहीं। WHO ने इसे अब कुष्ठ रोग खत्म करने वाला देश घोषित कर दिया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जॉर्डन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इजराइल के बगल में है, ठीक है ना, इजराइल के बगल में, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं बड़े मैप में अच्छे से दिखेगा। देखो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से पाकिस्तान, ईरान, इराक वगैरह क्रॉस करते आओगे तो यहाँ पर एक देश मिलेगा जॉर्डन, बगल में इजराइल है, ठीक है, जो अभी दिवाली मना रहा है, और इधर इसी की जस्ट पहले जॉर्डन है। जॉर्डन के बारे में हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी जब मैंने आपको बताया था कि जफर हसन को नया प्रधानमंत्री यहाँ का बनाया गया है, जॉर्डन का। जॉर्डन की राजधानी होती है अम्मान, जॉर्डनियन दिनार यहाँ की करेंसी होती है, इसके याद रखना, और राजधानी अम्मान होती है, ठीक है। चलिए, तो ये कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश किया गया घोषित, क्योंकि 20 से अधिक वर्षों से यहाँ पर कोई भी कुष्ठ रोगी के मामले नहीं मिले हैं। लेकिन कुष्ठ रोग ऐसा नहीं एक छोटी बीमारी है, आज के टाइम पर 120 से अधिक देशों में ये फैली हुई है बीमारी, और
लगभग 2 लाख से अधिक नए मामले इसमें हर साल आते रहते हैं। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अदनोम गैब्रियस। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। एक और जरूरी बात, देखो व्हाट्सएप चैनल पर ना वन लाइनर भेजा जाता है। अगर आप वन लाइनर के थ्रू पढ़ना चाहते हो या रिवीजन करना चाहते हो तो वन लाइनर व्हाट्सएप चैनल पर भेजा जाता है। और भी जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन, बहुत से लोगों को समस्या रहती है वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पर वन लाइनर, इसके अलावा वीडियो का नोटिफिकेशन, इसके अलावा जो मेन प्रमुख यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं जिनको रहता है कि लास्ट टाइम पर आपको रिवाइज करके जाना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट मैं डेली करंट अफेयर्स लेकर वहां पर भेज दिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर के जैसे जब कभी स्क्रॉल करोगे आप ना, तो वहाँ ऐसे ऐसी चीजें पाओगे, एंटीक चीजें, जिसको आपको लगना चाहिए कि हाँ एग्जाम जाते टाइम एक बार इसको जरूर देख करके जाना है, ठीक है। तो वो भी मैं भेजता रहता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स रहती हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स या कहें ASWI IMI 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट में इंडेक्स में भारत आ गया है 6ठे पोजीशन पर। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत जो है ये चीन से आगे निकल गया है और फ्रांस से हालांकि अभी पीछे है, लेकिन भारत चीन को पीछे कर दिया है इस मार्केट में। यहाँ पर आप आर्टिकल देखोगे, इंडिया ओवरटेक चाइना इन MSCI इमर्जिंग मार्केट्स में, इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि भारत का भार जो है ये 2.35 है, जो कि चाइना के 2.24% से ज्यादा है। तो यहाँ पर लगभग आपका 11 बेसिस पॉइंट जो है ये आगे है, और वहीं फ्रांस से भारत 3 बेसिस पॉइंट से नीचे है, ठीक है। तो पहली बार है जब भारत MSCI ACWI मतलब यही ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स, तो इसमें सबसे बड़ा उभरता हुआ मार्केट है, यानी कि इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट भी पहली बार भारत बन करके उभरा हुआ है। MSCI ACWI क्या है? ये दोस्तों कैप्चर करता है लार्ज और मिड कैप मार्केट को, रिप्रेजेंटेशन को। लार्ज और मिड कैप क्या होता है? देखो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते होगे तो उसमें कंपनियां होती हैं ब्लू चिप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये सब। कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप मतलब जो बड़ी कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां हो, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे। मिड कैप मतलब जो मझली वाली हो, ठीक है, मध्य वाली। ऐसे ही ब्लू चिप कंपनियां उन्हें कहते हैं जो लार्ज वाली होती हैं, ठीक है। तो ये जो है लार्ज और मिड कैप को रिप्रेजेंट करता है अक्रॉस 23 डेवलप्ड मार्केट, 23 विकसित बाजारों में ये उनको रिप्रेजेंट करता है। एंड 24 इमर्जिंग मार्केट्स में MSCI है ACWI ये इंडेक्स कवर करता है, ठीक है। अगला, चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? तो अभी चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन हुआ और इसमें गुजरात जो है ये कई पुरस्कारों के साथ टॉप पर रहा। देखो इसने मैक्सिमम अवार्ड जीते हैं चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट में। यह आयोजन कहाँ किया गया था? गांधीनगर में आयोजन किया गया था। गुजरात विन मोस्ट अवार्ड एट द रिन्यूएबल एनर्जी मीट में, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब लोगों ने भी, इन सब राज्यों ने भी अवार्ड जीते हैं। तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था। गुजरात जो है ये समग्र अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमता इन सब में तो टॉप पर रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा क्षमता में ये दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है ना। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में दूसरे पर रहा है। पहले पर कौन था? राजस्थान था पहले पर। तो आपसे यहां से इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ सौर ऊर्जा क्षमता में टॉप पर कौन रहा? तो राजस्थान रहा, दूसरे पर गुजरात रहा। अन्य राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक जो है इनको 2-2 पुरस्कार मिले, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इनको प्रत्येक को एक राज्य एक पुरस्कार मिले हैं जल विद्युत क्षमता के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता? तो 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया पंजाब ने। पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हरा करके ये जीता हुआ है पंजाब लिफ्ट हॉकी जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो इसने उत्तर प्रदेश को हराया है। 3-3 से पहले तो ड्रा हो गया था, फिर 4-3 के उससे हरा दिया। हॉकी कर्नाटक जो है ये चौथे पर रहा, तीसरे पर हॉकी हरियाणा रहा, यानी हरियाणा की टीम तीसरे पर रही। तो पहले पर रहा पंजाब, दूसरे पर रहा उत्तर प्रदेश और तीसरे पर रहा हरियाणा, ठीक है। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा स्कोर किया सुखविंदर सिंह जी ने। अगला, हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस ने DSP नियुक्त किया? तो
निखत जरीन दोस्तों ये है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की डीएसपी इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखो जब भी कोई खिलाड़ी होता है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है तो उसको एक सरकारी नौकरी भी ऑफर की जाती है। मोस्टली देखा जाता है, मोस्टली, पूरा पूरा आप नहीं कहोगे 100%, मोस्टली देखा जाता है कि उन्हें पुलिस में कोई पद मिलता है। किसी को एसपी बना दिया जाएगा, किसी को डीएसपी बना दिया जाएगा, किसी को मतलब अलग अलग पद बहुत सारे मिलते हैं। इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा, किसी को रेवेन्यू ऑफिसर बना दिया जाएगा, है ना। जैसे कि अभी अभी देखो, अभी जो नवदीप सिंह जो वायरल चल रहे हैं इस टाइम पर, भाला फेंक खिलाड़ी, तो उनको इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया गया है ना। तो ऐसे ही सब लोग जो है अलग अलग पद पाते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? जिस राज्य का वो खिलाड़ी होता है उसी राज्य की सरकार उसको नियुक्त करती है अमूमन। ठीक है ना। तो यहाँ निखत जरीन कहाँ की हैं, ये आपको इस क्वेश्चन से बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि वहीं के डीएसपी अभी नियुक्त किए गए हैं। तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं कि कहाँ के डीएसपी नियुक्त किए गए हैं, ऐसा हो सकता पूछ ले कि निखत जरीन का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, या फिर उल्टा, राज्य आपको पता है वो पूछ लेगा किस राज्य में डीएसपी नियुक्त किया गया है। तो ऐसा सिर्फ निखत जरीन के मामले में नहीं, आप सभी मामलों में ध्यान रखना दिमाग में बात डाल करके। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो आप हर जगह अप्लाई कर पाओगे। चलो, तो इनको वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हैं, आप जानते हो निखत जरीन मुक्केबाज हैं, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं। और विश्व चैंपियन होने वाली ये सिर्फ 5वीं भारतीय हैं। इनसे पहले मैरी कॉम, जेनी आरएल, लैसराम सरिता देवी और लेखा केसी भी विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। ये भी विश्व चैंपियनशिप बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 लागू किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने, किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। जैसे योगी बाबा किए थे ना, कि जैसे कोई दंगा करता है तो दंगा में जो ऐतिहासिक संपत्ति या जो निजी संपत्तियां किसी की आहत होती हैं, क्षति होती है, तो उन्हीं दंगाइयों से ही उसको वसूला जाए। और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे फिर आने वाली पुश्तें जो होती हैं दंगाइयों की, वो किस्तें भरती हैं, आने वाली पुश्तें किस्तें भरती हैं। तो आगे समय सबको समझा कर रखा जाता है, भैया हो अब जाकर दंगा फसाद मत करना, दंगा फसाद वाले ग्रुप में जाकर आप शामिल मत होना। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे घटनाएं आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब क्रिमिनल चीजें हो रही हैं। कोई मुस्लिम का जुलूस निकलेगा तो उसमें हिंदू का अटैक हो जाएगा, हिंदू का गणपति वो चलेगा तो उसमें पत्थरबाजी मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा किया जाएगा। ये बहुत बुरी बात है। और तोड़ने वाले क्या हैं? घर बैठे यहाँ पर ट्वीट कर देंगे, जा करके लड़ो तुम लोग, और जनता आकर के लड़ती है, मरती है, कटती है, और नेता लोग जो है वहीं से इसे ट्वीट करके एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें समझना चाहिए पब्लिक को भी कि ऐसे ही अफवाहों में और ऐसे ही मतलब क्रिमिनल चीजों में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने इलाज करने की भी बात की है कि ये जो है जो दंगाई होंगे उन्हीं से वसूला जाएगा, और ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सार्वजनिक, सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश अधिनियम लागू किया हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद ऐसा व्यापक संपत्ति संरक्षण बनाने वाला भारत का तीसरा राज्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रदर्शन नहीं करना चाहिए या विरोध नहीं करना चाहिए सरकार के खिलाफ, करो लेकिन शांतिपूर्वक करो। ठीक है, कायदे से करो, उपद्रवी होकर नहीं, कि मतलब कोई पब्लिक जा रहा है, अभी आपने देखा था लखनऊ में घटना आई थी, कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको पता लगा कि ढकेल दे रहे हो, गिरा दे रहे हो, पानी उस पर फेंक रहे हो, या फिर कोई सार्वजनिक बस है, रोडवेज है, तो उसमें तोड़फोड़ कर रहे हो, किसी को चोट लग रही है, आम नागरिक, भैया आम नागरिक जो जा रहा है, यात्रा कर रहा है, उसकी क्या गलती है? अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार के खिलाफ करो, है ना। चलिए, तो यहाँ उत्तराखंड आप देखोगे मैप में, यहाँ पर दिखेगा देहरादून, और गैरसैंण इसकी राजधानी है। गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल है, देहरादून विंटर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बीजेपी पार्टी सीएम है। उत्तराखंड ही यूनिफाइड सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। ध्यान रखना, यूसीसी 2 राज्यों में है, गोवा में और उत्तराखंड में, लेकिन अगर पूछा जाए यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, तब उत्तराखंड बताना, क्योंकि गोवा में तो वो पहले से ही चला आ रहा, आजादी के भी पहले पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। भीमताल, नैनीताल, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सात ताल, माता ताल, राकस ताल, ये सब यहाँ पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना, जिसका नाम अब बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे बसा है। आपसे पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे बसा है, तो आप बताओगे रामगंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए इसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। अच्छा, जिम कॉर्बेट से पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क पूछा जाए या
जिम कॉर्बेट पूछा जाए या पूछा जाए रामगंगा नेशनल पार्क, आप एक ही नाम बताएंगे। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसे 1936 में 1936 में घोषित किया गया था नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, चंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पर है। मानानीति, लिपुलेख 3 प्रमुख दर्रे हैं, इसको याद रखना। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी, ये प्रमुख आपका लोक नृत्य मिल जाएगा। 13 जिले हैं, 70 विधानसभा में सीटें, 5 यहाँ से लोकसभा में और 3 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सिंधु नदी जल संशोधन की मांग की? तो अभी हाल ही में भारत ने मांग की है। मांग क्या की है? नोटिस भेज दिया है कि सिंधु जल संधि में संशोधन करने का समय आ चुका है। एक्चुअली में समय समय पर सिंधु नदी जल समझौते पर मीटिंग्स होती है और उसमें समय समय पर यह भी कहा गया है कि संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है कि भाई आ जाओ, बैठा जाए और एक बार फिर से सिंधु नदी जल समझौते पर चर्चा किया जाए। ये सिंधु नदी जल समझौता है क्या, इसको ध्यान से देखिए। वैसे तो इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, लेकिन फिर से समझते हैं सिंधु वाटर ट्रीटी है क्या। तो दोस्तों ये जो वाटर ट्रीटी है ना, ये 19 सितंबर को 1960 को साइन की गई थी, 1960 में। तो उस टाइम पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान जो कि पाकिस्तान का था, तो वो दोनों के बीच में यहाँ पर कराची में जाकर के हुआ सिंधु नदी जल समझौते पर पहली बार हस्ताक्षर, कराची में सिंधु नदी जल समझौते पर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं, जब भी मन होता है बुला लेते हैं, आओ बैठा जाए, मीटिंग किया जाए। इसमें यह भी कहा गया है ना इस सिंधु रिवर ट्रीटी में कि समय समय पर इस पर ऑब्जर्व किया जाएगा, जो भी बदलाव करने होंगे वो किए जाएंगे। हर 5 साल में एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा कि अभी क्या चल रहा है। कंस्ट्रक्शन समय समय पर किए जाएंगे इसमें, अगर कोई चीज गड़बड़ होता है तो। अब ये ट्रीटी के तहत है क्या, इसको समझिए। देखो एक्चुअली में ना यहाँ से 6 नदियां गुजरती हैं, ठीक है, जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं और ये सिंधु नदी जल तंत्र का हिस्सा है। 6 नदियों में एक तो सिंधु नदी है और 5 नदियां जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं, ठीक है। तो ये सिंधु नदी जल समझौता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 6 नदियों का जो पानी है, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में, यही इस पर चर्चा है। अब देखो 6 नदियां हैं तो सिंपल सी बात है, 3 इधर 3 उधर, है ना। तो 3 नदियां जो भारत की तरफ वाली हैं, इसका पानी भारत रखेगा और 80% पानी रखेगा भारत, 20% छोड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान में आकर सब मिलना है। तो यहाँ 80% पानी इन 3 नदियों का भारत रखेगा और 20% पाकिस्तान को छोड़ेगा। चिनाब, झेलम और सिंधु, इसका 80% पानी पाकिस्तान रखेगा, ये वाला हिस्सा वाला, और 20% पानी भारत के लिए छोड़ेगा, ठीक है। तो यही है ट्रीटी, 80-20 वाला यहाँ पर ट्रीटी चल रहा है। अब भारत ने कहा देखो ऐसा है कि अच्छा एक चीज और, रावी नदी जो है, ये ट्रीटी तो हुआ था कि 80% पानी भारत रखेगा, 20% छोड़ेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर कोई प्रॉपर बांध नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए क्योंकि बांध बनने में यहाँ 2 राज्यों के बीच में डिस्प्यूट आपस में भारतीय राज्यों में चल रहे थे, वो कह रहे थे हम बनाएंगे, वो कह रहा था हम बनाएंगे, तो इसको लेकर के अभी तक विवाद चल रहा था। इस वजह से पूरा पानी जो है पाकिस्तान चला जा रहा था और मजा पूरा पाकिस्तान ले रहा था। तो हम लोग को 80% यहाँ रखना था, केवल 20% छोड़ना था, वो उधर ही चला जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब क्या किया कि कंस्ट्रक्शन भैया अब हम बना लिए हैं, अब 80% पानी हम लेंगे, तो एक बार आओ बैठा जाए, बात किया जाए, ठीक है। तो ये है ट्रीटी। इस पर कहोगे तो फिर से मैं वीडियो दे दूंगा, वैसे मैंने बना करके रखी है, आप सर्च करना मिल जाएगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, लास्ट डे के क्वेश्चंस की। अच्छा एक और जरूरी बात, वीडियो अगर पसंद आया कर तो भाई लाइक कर दिया करो, हमारा मोटिवेशन बन जाएगा। एक कमेंट कर दोगे, पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, सुभद्रा योजना 21 से 60 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं को 5 वर्ष की अवधि में कुल कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 5 वर्ष में 50,000, 1 वर्ष में 10,000 और 2 बार 2 किस्तों में 5-5 हजार करके। मंत्रिमंडल से उच्च स्तरीय समिति के एक देश एक चुनाव की सिफारिश को मंजूरी मिली है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, आय ये वाला आय, तो संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइएगा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व खाद्य भारत सम्मेलन में फोकस देश कौन सा है? ये भी बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए। हमारी ई बुक्स वगैरह जाकर MGT ऐप से ले सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।